हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, बीपीएससी का जो टायर 3 है वो 15 मार्च को होने वाला है। इसी क्रम में आज आपके लिए मैं एक महा मैराथन वीडियो लेकर के आया हूँ। ये महा मैराथन लगभग 1 घंटे से ज़्यादा की होने वाली है और आप लोग इस महा मैराथन को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगे उनको नोट्स बना लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को मैं लेकर के आया हूँ। इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी। ठीक है, अगर आप इतना मैराथन देखते हैं तो मान के चलिए यहाँ से आपके 10, 12 या 15 नंबर के क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो वो आपका ऐतिहासिक स्रोत कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरे का राइट जवाब देना है। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। बिल्कुल सही है, अब आगे आपको जाना ही नहीं है। चलिए तीसरे पर चलते हैं। कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो वो आपका ऋग्वेद है, क्योंकि यही सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा। चलिए चौथा कह रहा है कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो आपको चौथे का राइट जवाब देना है। कौन सा नहीं है भैया? तो वो आपका जो है पुराण है, याद रखिएगा, यही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए पांचवा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो पांचवें का राइट जवाब होगा महाभारत, याद रखिएगा। ठीक है, महाभारत याद रखिएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किसका है? आपको राइट जवाब देना है छठवें का। तो किसका है भैया? त्रिपिटक वो बौद्धों का है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सातवें जातक किसका ग्रंथ है? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जातक किसका ग्रंथ है? ये भी बौद्धों का ही ग्रंथ है, याद रखिएगा। आठवें नंबर पर मिलिंद पन्नो या मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का जो है रूप इसमें है मिलता है? तो आठवें का राइट जवाब होगा नागसेन का, याद रखिएगा। चलिए नौवां कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो नौवें का राइट जवाब देना है वो कालिदास नहीं है, वो आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, याद रखिएगा। बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 10 पर चलते हैं। 10वां कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो आपका राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। 11 नंबर पर चलते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगिणी है, याद रखिएगा। 12 नंबर पर चलते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो वो आपका पतंजलि है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो था आपका, बताइए, पुष्यमित्र शुंग नहीं था, गौतमी पुत्र सातकर्णी भी नहीं था, तो अग्निमित्र था, याद रखिएगा। सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? बाण भट्ट, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। चलिए विक्रमांक चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बताइए विक्रमांक चरित्र के रचनाकार आपसे पूछा है, विल्हड़ है। किसके? विक्रमांक चरित्र, विक्रमांक और चरित्र के रचनाकार, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर चंद्रवरदाई किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो, विसल देव रासो। आपको जवाब देना है कौन होगा राइट? तो वो पृथ्वीराज रासो है, याद रखिएगा। चलिए 18 कह रहा निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निर्याकस था, एनेसक्रिटस था, अरिस्टोबुलस था। तो ये सब गलत हो जाएंगे। हेरोडोटस जो है, डी आपका 18 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 19 का राइट जवाब क्या होगा? 19 का है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बताइए जल्दी से। वो मेगास्थनीज था। इसकी पुस्तक है इंडिका, याद रखिएगा। पुस्तक भी कभी कभी पूछ सकता है, तो इंडिका इसकी पुस्तक थी। चलिए 20 मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो अगले ही क्वेश्चन में मिल गया, इंडिका है। चलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं हूँ। जियोग्राफिका किसकी रचना है? तो बताइए जल्दी से। 21 का राइट जवाब दीजिए। वो स्ट्रैबो की है, याद रखिएगा। किसकी है? स्ट्रैबो की है। चलिए प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल
हिस्टोरिका है, याद रखिएगा। 22 का बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 23 पर चलते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसकी रचना है? हेरोडोटस नहीं है, मेगास्थनीज भी नहीं है, तो किसकी रचना है? चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। एक अज्ञात यूनानी लेखक की है, जिसके लेखक के बारे में ज्ञात नहीं। बिल्कुल सही जवाब। फाहियान कहाँ का निवासी था? बता दीजिए। 24 का राइट जवाब दीजिए। फाहियान चीन का था, याद रखिएगा। सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 25 नंबर कह रहा है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बढ़िया क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं, अशोक के समय में भी नहीं भारत आया था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, तो वो ह्वेनसांग आया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कई दफ़ा ये भी। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो वो है भैया आपका पाल, याद रखिएगा। कौन है? पाल। 28 पर चलते हैं। अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो वो महमूद गजनवी के शासन काल में था, याद रख लीजिएगा। 29 यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को का यात्री था, याद रखिएगा। चलिए दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। न हुमायूं न अकबर, तो किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा। चलिए 31 पर चलते हैं। कह रहा फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो 31 का राइट जवाब हो जाएगा देवराज सेकंड, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 32 का राइट जवाब डी वाला हो जाएगा, 1861 में। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 33 नंबर पर और देखते हैं 33 का राइट जवाब क्या होगा। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो 33 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। वो कौन है भैया? बताइए। उन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, याद रखिएगा। 34 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वो थे आपके दयाराम सहनी थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि किन एग्जामों में, ये सभी बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 35 का राइट जवाब देना। 1901 में कहाँ हुई थी भैया? वो हुई थी 1921 में। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1921 हो जाएगा। चलिए 36 पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो 36 का आपको राइट जवाब देना है। कौन है वो? दयाराम सहनी और राखला दास बनर्जी, इन दोनों का नाम जो है जुड़ा है। 37 कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो 37 का आपका राइट जवाब होगा बी, सर जॉन मार्शल थे, याद रखिएगा। चलिए 38 पर कह रहा है न्यूमिस्मेटिक्स का क्या जो है मतलब है? तो ये जो है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करता है। चलिए 39 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या है। एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसीलिए है कि 39 का राइट जवाब क्या होगा? वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नौसत्य का उल्लेख मिलता है। चलिए 40 नंबर पर चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टॉवर नहीं था, याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो बताइए। 41 का जल्दी से आप लोग राइट जवाब दीजिए। प्राकृत व ब्राह्मी में है, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो वो आपका सा-ए-पूना कंधार से मिला है, याद रखिएगा। 43 कह रहा है कि अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो 43 का राइट जवाब होगा खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। चलिए 44 कह रहा है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? बताइए आप लोग। 44 का राइट आंसर खरोष्ठी लिपि है, जो दाएं से बाईं की तरफ लिखी जाती है। हेलियोडोरस का वेसन नगर अभिलेख संदर्भित है, तो किससे संदर्भित है बताना है आपको। तो ना ए वाला है ना बी, इसमें केवल वासुदेव से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो वो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है, याद रखिएगा। चलिए 47 पर चलते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में विश्व युद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया जाता था? तो 47 का राइट जवाब होगा शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा जारी किया जाता था। 48 पर चलते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो 48 का राइट जवाब होगा रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है, याद रखिएगा। 49 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो 49 का राइट जवाब होगा
महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 50 पर चलते हैं। कह रहा है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में हुआ है? तो 50 का राइट जवाब क्या होगा? ना एरण होगा, ना गया होगा, ना नालंदा। आपका राइट जवाब हो जाएगा प्रयाग। ठीक है, चलिए 51 पर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी था? तो 51 का राइट जवाब होगा समुद्रगुप्त का था, याद रखिएगा। चलिए 52 पर चलते हैं। कह रहा है मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ये क्वेश्चन बढ़िया है। 52 का राइट जवाब दीजिए। तो चतुर्थ सदी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 53 पर, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्र के नाम से है। ठीक है, तो ये आपका चंद्र के नाम से है। चंद्रगुप्त गुप्त जो है मौर्य वंश से संबंधित रहा होगा। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो आपका एरण अभिलेख में मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 55 पर चलते हैं। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आपको बताना है वो किससे है। तो न ब्रह्मगुप्त से, न चंद्रगुप्त वन, न चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किससे है भैया? वो है भानुगुप्त से, याद रखिएगा। किससे है? भानुगुप्त से मिलता है। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्त किस चालुक्य शासक का दरबारी? ये कवि है, याद रखिएगा। मिसटाइपिंग है, कवि था। तो 56 का राइट जवाब क्या होगा आपका? पुलकेशिन द्वितीय का था, याद रखिएगा। चलिए, हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपका ऐहोल अभिलेख से मिलती है। चलिए 58 कह रहा है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो 58 का राइट जवाब होगा ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में मिला है। चलिए 59 कह रहा है कि अभिलेखों में ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो 59 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम ने किया है, याद रखिएगा। चलिए 60 कह रहा है कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तार जानकारी मिलती है? तो आपका उत्तर मेरू से मिलती है, राइट जवाब हो जाएगा। 61 कह रहा है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? तो 61 का राइट जवाब होगा 600 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है किसे? आहत सिक्कों को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 63 पर चलते हैं। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो वो आपके जो है कुषाण शासकों ने चलाई थी। कि ये इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी, शक ने चलाई थी, गुप्त ने चलाई थी। अब बताइए 63 का राइट जवाब क्या होगा? तो वो आपका इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी, याद रखिएगा। चलिए 64 कह रहा है कि किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो इसका राइट जवाब आपका कुषाण हो जाएगा, याद रखिएगा। शुद्ध सिक्के जारी किए। सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनती थी? तो वो सीसा था, याद रखिएगा। सीसा, 7 से 7 और 7 से सीसा, याद रखिएगा। ऐसे ही किस बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? किसने जो है सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? तो 66 का राइट जवाब होगा मौर्यों ने चलाई थी, कि कुषाणों ने चलाई थी, ग्रीसवासियों ने चलाई थी, शुंगों ने चलाई थी। तो वो कुषाणों ने चलाई थी, याद रखिएगा। आपका जो कुषाण है वही चलाए थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सर्वाधिक सिक्के आपके गुप्त काल में जारी किए गए थे, याद रखिएगा। 68 किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो 68 का राइट जवाब आपको देना है। दिल्ली, आगरा, यहाँ से नहीं मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? अरिकमेडू से मिले हैं, याद रखिएगा। चलिए कह रहा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जवाब दीजिए जल्दी से। तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, इसको तो सब कोई जानता है। चलिए 70 नंबर पर चलते हैं। प्राचीन भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो बर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। चलिए अंकोर वाट कहाँ स्थित है? आपको 71 का राइट जवाब देना है। कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए प्ले की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। 72 का राइट जवाब क्या होगा? लैटिन भाषा में ये पुस्तक छपी है। चलिए चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में है? तो देखिए ये आपकी जो है अरबी भाषा की पुस्तक है। चलिए भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में इतिवृत्तियों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? तो इसका राइट जवाब होगा मगध का। ठीक है, चलिए चीनी यात्री संयुगन के भारत यात्रा की थी। तो 54 का आपका राइट जवाब जल्दी से आपको बताना है जो है। 75 का राइट जवाब क्या होगा? चीनी यात्री से संबंधित है। क्यों भारत यात्रा की थी? तो वो आपका 1518 से 1522 ईस्वी राइट जवाब हो जाएगा। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो 76 का राइट जवाब होगा आपका पुलकेशिन 11 के ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन 11 कह रहे हैं, सॉरी ये पुलकेशिन द्वितीय होगा। ठीक है, 11 लिख उठा है, द्वितीय होगा। चलिए रबातक अभिलेख संबंधित है, आपका किससे संबंधित है? कनिष्क से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो आपको 78 का राइट जवाब देना है। हेरोडोटस ने किया था, याद रखिएगा। चलिए, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों का उद्घासन जो है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया है? उद्वाचित लिख लीजिए, वो कौन है? 79 का आपको राइट जवाब देना है। वो आपके जेम्स प्रिंसेप हैं। उद्वाचित मतलब पढ़ा है। चलिए, कह रहा है अगला, भारत में प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये सभी को राइट आंसर पता होगा। दाएं से बाईं इनमें से एक ही लिपि लिखी जाती थी, वो है आपकी खरोष्ठी। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो वो है आपका प्रस्तावना, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है। दूसरा कह रहा है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो दूसरे का राइट जवाब भी होगा आपका यही प्रस्तावना, भैया याद रखिएगा। चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। बताइए किन शब्दों से शुरू होती है? तो इसका राइट जवाब है हम भारत के लोक से शुरू होती है। चौथा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चौथे का राइट जवाब दीजिए। इसकी जो है विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा चुनी जाती है? नहीं। राज्यों का एक संघ है? बिल्कुल नहीं। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है? बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं ऑप्शन। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है? बिल्कुल, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। भारत है एक, भारत क्या है? पांचवे का आपको राइट जवाब देना है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, याद रखिएगा। छठवां, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्म के खिलाफ? बिल्कुल नहीं। एक धर्म को स्वीकार? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे चलते हैं। राज्य द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना? बिल्कुल, सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। सातवां कह रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब भारतीय राज्य क्या है? तो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। आठवां, गणतंत्र होता है क्या? गणतंत्र बताइए, आठवें का राइट जवाब क्या होगा? केवल लोकतांत्रिक राज्य? बिल्कुल गलत है। चलिए, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य? गलत है। संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य? गलत है। जहां जो मतलब राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ये डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 9वें पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो 9वें का आपका राइट जवाब क्या होगा? सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10वां कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो 10वें का राइट जवाब आपका क्या होगा? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में किया गया है, याद रखिएगा। 11 कह रहा है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट जवाब होगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं होते हैं, याद रखिएगा, सी वाला। चलिए 12 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो बताइएगा 12 का राइट जवाब क्या होगा भैया? तो 12 का राइट जवाब होगा आपका डी, लोक कल्याण शब्द नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों शब्द हैं, याद रखिएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? 13 का आपको राइट जवाब देना है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना? गलत है। तो क्या होता है भैया? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पर चलते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष का हमारे चुनाव होता है, चाहे राज्याध्यक्ष कहिए, कोई दिक्कत नहीं। 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? तो आपको बताना है। तो गणतंत्र जनवादी गलत है, सार्वभौम ये भी गलत है, सार्वभौम पहले नहीं आएगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर पर चलते हैं और 16 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ होता है? तो 16 का राइट जवाब दीजिए, सभी नागरिकों को धर्म की उपासना एवं स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है। 17 नंबर पर चलते हैं। शब्द में धर्मनिरपेक्षता संविधान के संशोधन की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में कौन सा कथन आपका सही है? आपको राइट जवाब देना है। चलिए कह रहा है कि वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, गलत है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, गलत है। मूल प्रस्ताव में था, बिल्कुल नहीं था। तो 1 और 3 आपके सही हैं, तो बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो 18 का राइट जवाब दीजिए, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यही अर्थ निकलता है, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर पर चलते हैं। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? आपको जल्दी से जवाब देना है भैया। समाजवाद का जो अर्थ है आपको उसको जल्दी से जवाब देना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट जवाब क्या होने वाला है?
आप लोग बेसिक क्वेश्चन का कमेंट कर सकते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीयकरण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सामाजिक न्याय होगा, याद रखिएगा। चलिए 20 पर चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ये शब्द होगा, ठीक है। ये कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा शब्द। तो क्या होगा? 20 का आपको राइट जवाब देना है भैया। क्या होगा? तो वो समाजवाद होगा, याद रखिएगा। 21 पर चलते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, जो आपका जो है भारतीय संविधान की आत्मा आपसे पूछा है, तो इसका राइट जवाब दीजिए। क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो वो प्रस्तावना ही है, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोक शब्द से प्रारंभ होती है। ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। 23 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो वो है आपकी भैया चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, याद रखिएगा। 24 पर चल रहे हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? 24 का राइट जवाब दीजिए। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, याद रखिएगा। ए वाला होगा। 25 पर चलते हैं। कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो 25 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में देख सकते हैं। बी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 26 पर चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो 26 का राइट जवाब देना है जिसको नहीं जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता जुड़ा है तो गलत हो जाएगा। समाजवादी जुड़ा है तो गलत हो जाएगा। गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है, याद रखिएगा। सी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 27 का राइट जवाब होगा। उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। चलिए 28 नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? 28 का राइट जवाब दीजिए। तो संवैधानिक राजतंत्र को। राजतंत्र हमारे यहाँ नहीं भैया, हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक गणतंत्र है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो 29 का राइट जवाब होगा भैया राजतांत्रिक, राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपर्युक्त सभी। तो 29 का आपका राइट जवाब डी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 30 पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो 30 का आपका राइट जवाब होगा जनता में निहित है, याद रखिएगा। 31 पर चलते हैं और 31 का राइट जवाब देखते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया। तो 31 का राइट जवाब होगा प्रस्तावना में किया गया है, याद रखिएगा। 32 पर चलते हैं। 32 का राइट जवाब ढूंढते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनके आगे की क्या व्याख्या की गई? तो 32 का राइट जवाब होगा भैया, क्या बताइए? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में सी आपका राइट जवाब हो जाएगा 32 का। चलिए 33 नंबर पर चलते हैं। 33 का आपको राइट जवाब देना है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? प्रस्तावना में किया गया है, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो 34 का राइट जवाब होगा संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं है, याद रखिएगा। 35 कह रहा है कि किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो 35 का राइट जवाब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय गलत है। चलिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना गलत है। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता गलत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृत्ति, डी वाला बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 36 और देखिए क्या कह रहा है। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का क्या नाम मिलता है? तो 36 का राइट जवाब होगा इंडिया, अर्थात भारत, सी वाला हो जाएगा। 37 नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत हुआ है? तो आपको बताना है। 37 का राइट जवाब होगा डी, भारत की जनता द्वारा। ठीक है, इसीलिए हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत हुई है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो वो ये भी भारत की जनता में होगा। 38 का डी राइट जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए 39 पर चलते हैं। क्या कहता है 39? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। 40 पर भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 40 का राइट जवाब देना है। वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, याद रखिएगा। 41 कह रहा है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? अब 42 का आपको राइट जवाब देना, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऐसे क्वेश्चनों को कई शब्दों में जो है अलग अलग करके पूछा जाता है, तो शब्दों पर पकड़ बनाए रखिएगा। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? 43 का आपको राइट जवाब देना है। वो 1950 में बना था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के
उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अभी तक सिर्फ एक बार किया गया है, याद रखिएगा। तो आपका सी वाला राइट जवाब होगा 44 का। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 45 पर, और 45 का जल्दी से राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 45 का राइट जवाब क्या होगा भैया? 1976 में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए 46 पर चलते हैं। 46 कह रहा है कि निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा द्वारा आज एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब आपको डेट बताना है, वो डेट कौन सी थी, याद रखिएगा। तो 46 का आपका राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 46 का राइट जवाब आपका बी होगा, 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। 46 का बी राइट जवाब होगा, याद रखिएगा। 47 पर चलते हैं। 47 कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? नहीं शब्द आया है, याद रखिएगा। 47 का राइट जवाब होगा आपकी पूजा की, बाकी तो सब करती है। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था, चलिए अखंडता था, लेकिन जो है गणराज्य शब्द नहीं था। तो चौथा नहीं था, 1 2 3 थे आपका। इसका मतलब इसका जो है राइट आंसर 48 का आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 का राइट जवाब क्या होगा? ए होगा। चलिए 49 पर चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के अधिनियम में किए गए थे? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 49 का राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है, 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं उसका राइट जवाब क्या होगा। 50 पर चलते हैं। भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को सुनिश्चित तथा संक्षिप्त करने का भाव निहित है। तो 50 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में है, ए राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 51 पर चलते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? वो आपका प्रजातंत्र कहलाता है, याद रखिएगा। 52 पर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52 का आपका राइट जवाब हो जाएगा भैया 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो 53 का राइट जवाब होगा फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, याद रखिएगा। चलिए 54 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो 54 का राइट जवाब क्या होगा? मौलिक अधिकार में तो नहीं है, संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 55 पर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय स्वतंत्रता समानता भातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो 55 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा बताइए। 55 का राइट जवाब होगा जो है वो क्या होगा, तो आपको बताना है कि इनका क्रम क्या है। तो आप जल्दी से सेट करिए, बताइए 55 का राइट जवाब क्या होगा। तो वो 3 5 2 1 यही वाला राइट जवाब होगा। ठीक है, इसको आपको सेट करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है आपका समानता है, ठीक है, फिर आपका भ्रातृत्व है, फिर आपका स्वतंत्रता है और फिर आपका न्याय है। चलिए 56 नंबर पर चलते हैं और 56 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो 56 का राइट जवाब आपका क्या होगा भैया? 56 का होगा भारत के लोग हैं, याद रखिएगा। 57 पर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो 57 का राइट जवाब होगा यह लागू नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। 58 पर चलते हैं। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? 58 का राइट जवाब होगा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने किया है। 59 पर चलते हैं। भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, बिल्कुल, तो ये गलत हो जाएगा। उद्देशिका में यहाँ पूछा नहीं शब्द, तो जो है वो गलत हो जाएगा। उद्देशिका में भारत में संविधान उद्देश्यों का उल्लेख, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए सी पर चलते हैं। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 60 पर, और 60 अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में किसे सम्मिलित किया? तो 60 का आपको राइट जवाब देना है पंथ निरपेक्ष को, याद रखिएगा प्यारे साथियों। तो हम लोगों ने इस वीडियो को कवर कर लिया है प्यारे साथियों। इसका पीडीएफ आपको चाहिए, टेलीग्राम पर आइए, वहां इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? देखिए मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। मेरठ से हुआ था। आपको सिर्फ समय के अभाव को देखते हुए तुरंत इस क्वेश्चन को समझना है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था भैया चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए तीसरा कह रहा है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था, तो आपके मंगल पांडे थे, याद रखिएगा। चौथे नंबर पर चलते हैं, कह रहा है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था, 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था, याद रखिएगा। पांचवा कह रहा है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था, तो बेगम लखनऊ की बेगम, ऐसे याद रखिएगा, लखनऊ से थी, याद रखिएगा। चलिए छठवां कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, याद रखिएगा। ऑप्शन में ये है लॉर्ड कैनिंग। कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, तो वो था भैया मंगल पांडे था जिसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तो तात्या टोपे ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नौवां, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो आपको 90 का राइट जवाब देना है। कौन सा था भैया, नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, हिंदू मुस्लिम एकता था, याद रखिएगा, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। 10वां कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका था, याद रखिएगा प्यारे साथियों, उनका मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका था। चलिए 11 नंबर पर चलते हैं, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया, जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उसने क्या किया था, वो क्रांति में तटस्थ बने रहे थे और कुछ नहीं किया था। अगर ये सहयोग के होते तो शायद 1857 के बाद जो है भारत आजाद हो गया होगा, भारत आजाद हो जाता। मंगल पांडे बैरकपुर कहाँ है, बंगाल में है, याद रखिएगा। 34वें नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, बिल्कुल सही है। वह भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, प्रयोग करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथियों। तीसरा कह रहा है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी, बिल्कुल सही कथन है, कोई गलत नहीं है। तो विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो गई, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन चारों के चारों सही है, तो डी इसमें आपका राइट जवाब हो जाएगा। 1, 2 और 3, 4 सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है। 13 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस था, याद रखिएगा, ठीक है, कहीं कहीं पॉमस्टन भी मिल जाता है। चलिए सुमेलित करना है विद्रोह की सूची। विद्रोह का नेता मेरठ में कदम सिंह, दिल्ली में बहादुर शाह, हरियाणा में राव तुलाराम और बरेली में खान बहादुर खां थे। तो आपका 1, 2, 3, 4 ए वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। समय का अभाव है इसीलिए बहुत जल्दी करवा रहे हैं प्यारे साथियों, बहुत सारी चीजें करवाना है। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने शस्त्र विद्रोह किया, देखिए पंजाब में जिसको नाम कमाना है वही करेगा, तो नामधारी सिखों ने किया था, ऐसे याद रखिएगा, ट्रिक बना करके इनको याद रखिएगा। चलिए बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, 9 मई 1858 को हुआ था, याद रखिएगा प्यारे साथियों। 16, 17 क्या कह रहा है देखते हैं। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था, आर.सी. मजूमदार है वो, महान है जिन्होंने नहीं माना था, याद रखिएगा। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से बना था, तो याद रखिएगा पील था वो, पील के सर में कील हो गई थी इसलिए पील आयोग बनाया था अंग्रेजों ने, ठीक है, उनके सर में कील चुभ गई थी तो पील आयोग का गठन किया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब वो उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो वह था मौलाना, कौन था इसमें बताइएगा, तो जल्दी बताइए, 20 का राइट जवाब दे दीजिए आप लोग, क्या होगा, तो वो थे मौलाना अहमदुल्लाह शाह थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 21 पर चलते। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा आपके थे भैया कुंवर सिंह, याद रखिएगा, कौन था, कुंवर सिंह। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, ये है डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर के राजा थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो 22 का आपका राइट जवाब पूछ रहा है, वो कुंवर सिंह ही थे, ठीक है, कौन था, कुंवर सिंह ने किया था। ये भी क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा गया। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो जो था इसमें भैया वो था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसलिए 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था, याद रखिएगा। चलिए 25 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था, तो खेतीहर मजदूर ने लिया था, तो गलत हो जाएगा। साहूकार ने नहीं लिया था, मध्यम वर्ग में था। कृषक ने लिया था, ये भी गलत हो जाएगा। जमींदार ने नहीं लिया था। तो 2 और 4 आपके राइट जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि मध्यम वर्ग तटस्थ था इसमें, ठीक है। 1857 की किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया, तो वो कैनिंग ही था, याद रखिएगा, कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था और इसका केंद्र क्या था, तो ये
कोल्हापुर में था इसका केंद्र, याद रखिएगा। 28 पर चलते, कह रहा 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता आपसे पूछ रहा है, तो बताइए जल्दी से कौन था? खान बहादुर थे, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए 29 पर चलते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए वो भगत सिंह थे जिन्होंने नहीं भाग लिया था। इन लोगों ने क्या किया था? भाग लिया था, याद रखिएगा। चलिए 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष क्या किसने किया था? तो बताइए, शहादत खान इसमें वही नाम है जिसने किया था। 31 पर चलते हैं। 31 कह रहा है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो बताना है आपको। 31 का राइट जवाब देना है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए, सबको पता होना चाहिए इसमें। तो वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, 31 का राइट आंसर। 32 कह रहा है कि 1857 में भारत में विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इसमें से कोई था, इसमें से कोई नाम नहीं था। तो देखते हैं डी वाला क्या है, रामचंद्र पांडा, बिल्कुल सही है, डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 33 पर चलते हैं। कूट है, 1857 की क्रांति शुरू में एक सैनिक विद्रोह के रूप में थी, बिल्कुल सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा गया, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों आपके सही हैं, तो आपका सी वाला राइट जवाब हो जाएगा, इसका याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए 34 पर चलते हैं। किस इतिहासकार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम न राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम में, आरसी मजूमदार का ये कथन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मेरठ का विद्रोह, जो मेरठ में विद्रोह है उसका प्रारंभ आपसे पूछ रहा है कब हुआ था? 10 मई 1857 को होता, जब सैनिक निकल कर चले गए थे दिल्ली और बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर दिए थे, ये भी याद रखिएगा। 1857 के समसामयिक मतलब समकालिक इतिहासकार हैं, तो ये भैया चारों के चारों हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए समय का अभाव है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ऐसे ही सेट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी पकड़ जो है अपने क्वेश्चन पर बना सके। कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो इसका राइट जवाब होगा तात्या टोपे। तो 37 का डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 38 पर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? वो चित्तौड़ था, याद रखिएगा। चलिए 39 पर चलते हैं। 39 कह रहा है कथन और कारण है, बहुत देखिए कथन और कारण को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। 39 पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, तब मैं इसका राइट जवाब देता हूँ। चलिए कह रहा है कि एक कथन है, कह रहा है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, बिल्कुल सही है। इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हीरो के लिए लड़ता था, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, तो ए सही आर गलत, सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 40 पर चलते हैं। ये भी कूट तो नहीं कूट नहीं है। कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना, ठीक है, के विषय में ये कथन आपका है? तो 40 का आपको राइट जवाब देना, 1857 का विप्लव, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सुमेलित करना है। देखिए 41 का आपको राइट जवाब देना। आप लोग पहले क्वेश्चन को देखते चलिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ सुमेलित करना है, ठीक है। तो आपका राइट जवाब क्या होगा? इसका सुमेलित करना है, ठीक। चलिए ठीक। चलिए ग्वालियर व कालपी, तो ग्वालियर और कालपी का आपको बताना है। 41 का राइट जवाब देना है। ग्वालियर व कालपी का क्या होगा बताइए आप लोग, जल्दी से इसका कमेंट करिए। ग्वालियर और कालपी का क्या होगा? तो ग्वालियर और कालपी में भैया ये आपके तात्या टोपे थे, यहाँ कट गया है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, तात्या टोपे। चलिए दूसरा, इलाहाबाद व बनारस में कौन था? आपको बताना है। तो इलाहाबाद और जो बनारस का क्षेत्र है वहाँ आपके मौलवी अहमद उल्लाह थे, फैज़ाबाद में लियाकत अली थे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। ऐसे है, आप लोग मिला लीजिएगा तो आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा 4 2 3 1, ठीक है। चलिए इसको मिला लीजिएगा, ठीक है, 4 2 3 1 आपका राइट जवाब हो जाएगा 41 का, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 2 3 1, मतलब पहले का 4 2। इलाहाबाद, देखिए मैं आपको इसको मैच करवा देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा? तात्या टोपे हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद व बनारस का लियाकत अली हो जाएगा, फैज़ाबाद का मौलवी अहमदुल्लाह हो जाएगा और जगदीशपुर का कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मैचिंग है, कुछ मिस्टेक निकल गई हो तो उसके लिए सॉरी, मैंने इसको मैच करवा दिया। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 4 2 3 1, पहला वाला हो जाएगा। चलिए मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो बढ़िया है, 42 का आपको राइट जवाब देना है। क्या हो जाएगा? कमेंट करके आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। तो 12 मई 1857 को होगा, याद रखिएगा। चलिए 43 पर चलते, देखिए ये भी सुमेलित करना है। 43 का आपको राइट जवाब देना है। पहले कूट भी देख लीजिएगा, तब मैं आपको करवाता हूँ।
ठीक है। 43 का आप लोग कूट देखिए, ठीक है, उसके बाद मिलाइए। चलिए, झांसी कह रहा, झांसी में क्या है, रानी लक्ष्मीबाई है, फतेहपुर में अजीमुल्ला है, मथुरा में देवी सिंह है, संभलपुर में सुरेंद्र साई है। तो 1 2 3 4 आपका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो 44 का आपका राइट जवाब हो जाएगा, वक्त खान ने किया था, याद रखिएगा। 45 पर चलते ही देखिए, ये भी सुमेलित करने वाला, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए तब मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मिलाते हुए चलते हैं। दिल्ली में निकलसन व हडसन था, कानपुर व लखनऊ में हैवाल कैम्पबेल था, झांसी व ग्वालियर में ह्यूरोज था, इलाहाबाद में कर्नल लिल था। तो 1 2 3 4 ये सेट से हैं, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए 46 पर चलते हैं। कह रहा बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो 46 का राइट जवाब होगा, वो टेलर और विसेंट आयर थे, याद रखिएगा। 47 पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हुई थी? तो 47 का आपको राइट जवाब देना है, वो था निकलसन, याद रखिएगा, ठीक है। निकलसन निकल नहीं पाया विद्रोह से, ऐसे याद रखिएगा। चलिए, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो 48 का राइट जवाब होगा सी, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में लॉक हो गया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो 49 का राइट जवाब देना, वो था बेंजामिन डिजरायल्वी, इसने ही दिया था, याद रखिएगा। 50 पर चलते, देखिए 50 भी आपको पढ़ लीजिए पहले, तो मैं इसको मैच करवाना सिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। 50 का राइट जवाब क्या होगा आपको देना है, ठीक है। चलिए 50 का राइट जवाब आप लोग दीजिए। कह रहा है 1857 की क्रांति के संबंध में विचार और विचारक, सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने कहा, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर व आउटरम ने कहा, सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये मिला हुआ है, तो पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि 51 निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? तो 51 का राइट जवाब आपको देना है, वो थे वीडी सावरकर, याद रखिएगा। 52 पर चलते हैं। 52 क्या कह रहा है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो 52 का आपको राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ASN सेन ने ये वक्तव्य दिया था। चलिए 53 पे चलते हैं और देखते हैं 53 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 पर चलते हैं और 53 का राइट जवाब देखते हैं क्या हो जाएगा, बताइएगा। 53 का राइट जवाब आप लोग क्या हो जाएगा। 53 पर चलते हैं और 53 का राइट जवाब दीजिए। 18, देखिए ये 53 है, यहाँ मिस्टेक से लिख उठा है, ठीक है, ये 18 लिख उठा है, आप लोग इसको 53 बना लीजिएगा भैया, ठीक है, ये मिस टाइपिंग है, 53 बना लीजिएगा इसको। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये किसका कथन है? ये आपको 53 का राइट जवाब देना है, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कथन किसका हो सकता है? कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। चलिए अगला वाला 54 है, ये 34 लिख उठा है, सुमेलित करना है। 54 का आपको राइट जवाब देना है, ठीक है। तो 54 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा, इसको 54 बना लीजिएगा भैया, ठीक है, ये मिस टाइप हो गया है, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से इसको 54 बना लीजिएगा, 54। तो मतलब आपका जो है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान हैं। द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर हैं। 1857 एमएन सेन है, मैचिंग में है, याद रख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं 55 पर। देखिए 55 को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, पहले आप लोग देख लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। 55 क्या कह रहा है? चलिए कह रहा है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले सिख थे, गोरखा थे, गठन थे। ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। पठान थे, ठीक है ना, तो ये सारे राइट जवाब हो जाएंगे। 56 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो 56 का आपको राइट जवाब देना है। तो 56 का आपका राइट जवाब होगा मेवाड़ के राजा ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 57 पर चलते हैं, 57 का राइट जवाब देखते हैं। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। किस नेता को बाद में फांसी की सजा दे दी गई? तो 57 का आपको राइट जवाब देना है, तात्या टोपे। 58 पर चलते हैं। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में देखा जाता है? तो 58 का राइट जवाब देना है, वो था बहादुर शाह को देखा जाता है। चलिए 59 पर चलते हैं। 59 कह रहा है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो बताइए 59 का राइट जवाब दीजिए।
तो उसको रुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था, याद रखिएगा। चलिए 60 पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। 61 पर चलते हैं। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो 61 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा जल्दी से बताइए। तो वो आपका कैंपेबल है, याद रखिएगा। चलिए 62 पर चलते हैं। 62 कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है? तो 62 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? वो है मद्रास। मद्रास अछूता रहा था। 63 पर चलते किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरोज ने कहा भारतीय क्रांतियों में यह अकेली मर्द है? तो आप जान ही सकते हैं वह रानी लक्ष्मीबाई है। ये कथन याद रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति का चिन्ह मतलब क्या निश्चित किया गया था? तो 64 का राइट जवाब देना है। ये तो सबको पता होना चाहिए, कमल व चपाती, याद रखिएगा। चलिए 65 पर चलते। कह रहा है 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने में नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो ये कूट वाला क्वेश्चन तो नहीं, पहले ये देख लेते। बिल्कुल 65 आपका कूट है, तो कूट भी आप अपना देख लीजिएगा और फिर हम लोग इसको मिलाते हैं। चलिए वो थे आपके नाना साहेब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां। तो ये आपका 1 2 3 राइट जवाब हो जाएगा। 66 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो 66 का राइट जवाब होगा जीनत महल पर लगाया है, याद रखिएगा। चलिए 67, देखिए 67 पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको कूट है मिलाना है। तो इसका राइट जवाब भी आपको मैं यहीं बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है। अपदस्थ शासकों की सूची और वर्ष। खुर्दा उड़ीसा पाइक विद्रोह 4 और 6 में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 8 और 9 में होता है, क्योंकि मैसूर के शासक की विधवा चिन्नमा का विद्रोह 24 और 29 में हुआ था, ये किट्टूर की थी। और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। 1 2 3 और 4। 68 भी आपको सम्मिलित करना है और 68 का भी राइट जवाब आपको देना है। चलिए कह रहा है कि अपदस्थ शासकों के आश्रित का विद्रोह और वर्ष। रामोसी विद्रोह 22 व 25-26 में। गडकरी विद्रोह 1844 में, ऊपर ही करवा चुका हूँ। 7 वनडे विद्रोह 1844 में हुआ था, याद रखिएगा। 1 2 और 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 69 का राइट जवाब आपको देना है। 1 नवंबर 1858 को किया था, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों में चयन किया। तो 70 का राइट जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मण नहीं, पूर्व से बंगाली व उड़िया नहीं, गोरखा, सिख व पंजाबी व उत्तर प्रांत से। सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 71 पर चलते। देखिए 71 भी आपका कूट है, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए तब मैं आगे चलूंगा। 71 का क्या हो जाएगा राइट जवाब, ठीक है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल जॉक निकलसन थे और जनरल डेवलॉक थे, सर हेनरी लॉरेंस थे, इसमें जनरल नील नहीं थे। तो 1 3 और 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा। बी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 72 पर कह रहा है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो 72 का राइट जवाब हो जाएगा आपका बी.डी. सावरकर ने कहा था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 73 पर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। तो जो सही नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजात द्वारा पूरे हृदय समर्थन किया गया, यही आपका राइट जवाब हो जाए, क्योंकि यही नहीं किया गया था। यही किया गया होता तो ये बहुत सफल हो जाता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो 74 का राइट जवाब दे दीजिए। वो थी एस.एन. सेन थे, एस.एन. सेन थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ये तो सभी को पता होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बैरकपुर से जुड़े थे, ठीक है। मेरठ मत लगा दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा भारत का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय संविधान कैसा है? कठोर नहीं है, लचीला भी नहीं है। ना कठोर है ना लचीला है, ये भी गलत है। अंशतः कठोर अंशतः लचीला, डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो तीसरे का राइट जवाब देना है। भारत का नम्य है नहीं, अनम्य है नहीं, नम्य व अनम्य का मिश्रण है। इसका मिला जुला रूप है, याद रखिएगा। कैसा है? मिला जुला रूप है दोनों का, ठीक है। चलिए 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? तो वो भैया एक अर्ध संघ नहीं माना गया है, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ नहीं माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 5वां कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? सभी
मतलब जो सभी नागरिक हैं कानून के सामने समान हैं, ये कोई मतलब नहीं। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल जी हाँ, बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। छठवां कह रहा है कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो छठवें का राइट जवाब, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बिल्कुल नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, बिल्कुल गलत है। तो क्या होगा, भारत में एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल ये वाला आपका राइट जवाब होगा। सातवें पर, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बताइए, यह एक मौलिक संविधान है, गलत है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। नकल है दूसरे देशों के संविधान की, बिल्कुल नकल नहीं है। और उपर्युक्त सभी कथन गलत नहीं हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 8वें नंबर पर और देखते हैं 8वें का राइट जवाब क्या होगा। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार को व्यक्त करता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत हो ही नहीं सकता है। कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 9वां, कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं की बात कर रहा है तो बताना है। भारतीय संविधान निर्मित लिखित सर्वाधिक व्यापक है, तो अब ये सही है तो गलत हो जाएगा। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाज संविधान है, अब ये भी सही है तो ये भी गलत होगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, अब ये भी सही है तो ये भी गलत होगा। तो बच्चा है डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे, ये गलत है। ठीक है, चलिए 10वें पर चलते हैं। 10वां कह रहा है कौन सा कथन सही है। अब 10वें का आपको राइट जवाब देना है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश बिल्कुल है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान किया है, बिल्कुल सही है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है, बिल्कुल सही। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए भारत का संविधान क्या है बताइए आप लोग, क्या है। तो वो कम कठोर और लचीला अधिक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो स्वरूप की चर्चा किया, एकात्मक तो बिल्कुल नहीं है, पूर्ण संघात्मक भी नहीं है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, बिल्कुल राइट जवाब आपका 12 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 कह रहा है, चलिए 13 नंबर पर चलते हैं और 13 का आपको राइट जवाब देना है। कह रहा है कि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, तो बिल्कुल सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, बिल्कुल है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण जो है, आपसे क्या कह रहा है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसके कारण, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। और लास्ट ऑप्शन आपका क्या है ये भी देख लेते हैं, डी, हाँ बिल्कुल। तो आपके सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए 14 नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि क्या कहा जाता है। 14 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा बताइए। मौलिक संविधान नहीं, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। कई दफ़ा ये कई एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो 15 का आपको राइट जवाब देना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था, याद रखिएगा। चलिए 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो 16 का जो आपको राइट जवाब देना है क्या होगा। लिखित और अनम्य है, नहीं। न्यायपालिका स्वतंत्र है, नहीं। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का जो वितरण है, यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर आधारित है। संविधान लिखित है, नहीं। या मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, नहीं। तो राइट जवाब क्या होगा, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त, बिल्कुल सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए भारतीय संविधान में है क्या है, 18 का आपको राइट जवाब देना है। तो 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं, याद रखिएगा प्यारे साथियों। 19 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। अमेरिकी अध्यक्षात्मक, बिल्कुल नहीं है। तो कैसी है, ब्रिटिश संसदात्मक है, बताइए आप लोग भी तो कमेंट करिए। बिल्कुल यही तो हमने अपनाया है, ठीक है। चलिए
20। आप लोग कमेंट करते चलिए भैया, जो भी आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप कमेंट करिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च क्या है? हमारे यहाँ सर्वोच्च संविधान है भैया, और कुछ नहीं। तो 20 का राइट जवाब आपका बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? इसका बड़ा होने का क्या कारण है? ये आपको 21 में जवाब देना है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है? नहीं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है? बिल्कुल नहीं। बड़े देश के शासन से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का प्रावधान है। डी आपका राइट जवाब हो जाए। 22 कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो बताइए वो कौन है? राष्ट्रपति है? नहीं। प्रधानमंत्री? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र, अब भैया ये क्वेश्चन मैं क्या बताऊं, ऐसा कौन है जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा? चलिए, कभी कभी ऐसे आंसर भी हम गलत कराते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो इस 24 का राइट जवाब बताइए। संविधान की सर्वोच्चता ही क्या है? इसकी एक विशेषता है। 25 कह रहा है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो 25 का राइट जवाब क्या होगा? संघीय राज्य? नहीं। संघीय संघों का राज्य नहीं, राज्यों का संघ, ये आपका राइट जवाब है। 26 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? बताइए, 26 का आपको राइट जवाब देना है। कितनी है? तो वो 3 है भैया, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, सबको पता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो 27 का राइट जवाब दीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से नहीं। समाज के सभी वर्गों के द्वारा नहीं। भारत की जनता से प्राप्त करता है, याद रखिएगा। 28 कह रहा है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो भैया देखिए, अब यहाँ भी सर्वोच्च हमारे यहाँ संविधान है, इसीलिए संविधान में निहित है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे जो हो, हमारे यहाँ सबसे ऊपर संविधान है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो ये आपको राइट जवाब देना। कई बार इसको कर चुके हो, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है, याद रखिएगा। कह रहा है कि भारत के संविधान कूट है? बिल्कुल जी हाँ। देखिए, ये कूट वाला जो आपका 30 नंबर का प्रश्न है, कूट को भी देखते चलिए और आप पढ़ते चलिए। ठीक है, ठीक, कूट भी देखते चलिए और पढ़ते चलिए। चलिए, अब आपने मैंने कूट दिखा दिया है और 30 का अब आपको राइट जवाब देना है। ठीक है, देखिए ये पढ़ लिया आपने। चलिए, अब कूट भी देख लीजिए। चलिए, अब राइट जवाब की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान के अधीन जो कथनों में से कौन से सही है? संविधान सर्वोच्च है? तो बिल्कुल सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है? बिल्कुल किया गया है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है? बिल्कुल भैया, जबरदस्ती आप संशोधन नहीं कर सकते। चलिए, कह रहा है कि संघ की संसद तथा राज्य विधानसभा संप्रभु हैं? नहीं। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता? गलत। तो राइट जवाब में आपका क्या होगा? 1, 2 और 3 आपके राइट जवाब हो जाएंगे, डी वाले। ठीक है, चलिए। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? 31 का राइट जवाब दीजिए। वो फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस में ही इसका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? नहीं शब्द को बहुत अच्छे से गोला बना के पढ़िएगा। तो 32 का राइट जवाब दीजिए। कल्याणकारी राज्य है तो गलत होगा। समाजवादी राज्य है तो गलत होगा। राजनीतिक समानता है तो गलत। साम्यवादी राज्य, डी आपका राइट आंसर होगा। कथन और कारण है, देखिए 33 पहले आप पढ़िए, फिर कथन और कारण की जो है बात करेंगे। कह रहे कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक, बिल्कुल सही है। और आर एक की व्याख्या भी करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल यही राइट जवाब हो जाएगा, आगे नहीं जाना है। चलिए, देखिए अब फिर से कूट आया। पहले आप सवाल को पढ़िए 34 नंबर, फिर मैं कूट पर चलूँगा। ठीक है, चलिए पढ़ लिया आपने, अब कूट भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात कर रहा है कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। अब एकात्मक तत्व की आपसे बात कर रहा है। देखिए,
शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं। राज्यपालों की नियुक्ति हाँ। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व हाँ। न्यायिक पुनराविलोकन बताइए। अब आपको 34 में देखिए, आपको भी अपना दिमाग लगाना है और बताना है। तो न्यायिक पुनराविलोकन है, बताइए। नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है। तो 2, 3, 5 अभी तक है। तो आपका बी वाला राइट जवाब हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, बिना मेहनत के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही बढ़िया आपको रिजल्ट भी मिलेगा। 35 पर चलते हैं और 35 का राइट जवाब देखते हैं। अब 35 भी कूट बना करके पूछ लिया, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए, कह रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्ष्य लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संसदात्मक सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है। गलत है। 1, 2 और 3 राइट जवाब है, तो बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, 36 कह रहा है कि कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो ये आपको जवाब देना है। एकल नागरिकता गलत, दोहरी नागरिकता गलत, संविधान की 3 सूचियाँ गलत, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है। चलिए, 37 कह रहा है कि क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़िए। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। अब बताइए कौन सर्वोच्च है। मैंने कई बार बताया, अभी क्वेश्चन क्या होता है, संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है, बाकी सब संविधान के नीचे हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो 38 का राइट जवाब होगा भैया, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक के रूप में व्याख्या करेंगे। किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ये कथन किसका है। तो जवाब देना है जल्दी से। ये कथन है लॉर्ड ब्राइस नहीं, आइवर जिंगिस नहीं। तो किस व्यक्ति ने कहा। ये केसी वियर का कथन है, याद रखिएगा। चलिए, 40 पर चलते हैं। कोट तो नहीं, पहले कोट देख लेना पड़ता है। कह रहा है कि कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। ये शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। 40 का राइट जवाब दीजिए। धर्म को अस्वीकार करता है, गलत। राष्ट्र से अलग करता है, गलत। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक है कि लोकतांत्रिक होना, बिल्कुल यही सही हो जाएगा, जो गलत है। चलिए, 41 कह रहा कि निम्नलिखित नियमों का समूह है जिससे किसी देश में रहने वाले लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। अब इसमें क्या बताऊं भैया, वो संविधान है, कई दफ़ा बता चुका हूँ। भारत का संविधान सरकार की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली के साथ संप्रभु समाजवादी। अब 42 का आपको राइट जवाब देना है। ठीक है। कह रहा है कि भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, याद रख लीजिएगा क्वेश्चन को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बनेगा। भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ, इसके बाद ये अलग हो जाएगा, प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका राइट जवाब देना है, क्या होगा, संसदीय है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं। आपको जवाब देना है। उसे शैल कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। चलिए, दूसरा कह रहा है पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं आग्नेय चट्टान कहते हैं, याद रखिएगा। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपका आग्नेय चट्टानें हैं जिन्हें प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। आग्नेय शैल क्या कहलाती है। अब चौथे का आपको राइट जवाब देना है। इन्हें मौलिक शैल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कई दफ़ा एग्जामों में पूछा गया है। निर्माण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। तो पांचवें का राइट जवाब होगा आग्नेय शैल हो जाएगा, याद रखिएगा। आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है, छठवें का आपको राइट जवाब देना। तो भैया यही है, गर्म लावा जब ठंडा होता है तभी आग्नेय चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए, कह रहा मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। मोह स्केल से आप किस चीज़ का मापन करते हैं। तो चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मुझे चट्टानों से मोह हो गया, ऐसे ही।
कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है आपको बताना है, तो आपका इसमें से राइट जवाब हो जाएगा ग्रेनाइट। आपका चट्टान का जो है उसका एक उदाहरण है। कह रहा है आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है उसको बताना है। तो 90 का आपका राइट जवाब होगा इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सारे सही हैं तो वो गलत हो जाएंगे। जो शैल शेष अन्य से भिन्न है, आपको 10वें का राइट जवाब देना है, वो ग्रेनाइट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 11 कह रहा है कि भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, वैथोलिथ कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शैल में उन पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे। तो 12 का राइट जवाब देना है, क्या होगा, अवसादी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 13 कह रहा है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। आपको राइट जवाब देना है 13 का, तो वो होगा भैया बी, अवसादी चट्टान होगा। 14 पर चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है। तो 14 का राइट जवाब होगा 75% भाग, याद रखिएगा। 15 नंबर पर चलते हैं। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना है। तो 5% होता है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट जवाब होगा कोयला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। अब ये 17 का आपको राइट जवाब देना है, तो वो पाया जाता है परतदार चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, चलिए पेट्रोलियम या खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाया जाता है। चलिए 19 निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है, तो पूछ रहा है। तो 19 का राइट जवाब देना है। ये है तो गलत होगा, ये भी है तो गलत हो जाएगा, जो नहीं है वो सही जवाब। ये क्वार्टजाइट आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 20 कह रहा है कि कौन सा परतदार चट्टान नहीं है। नहीं शब्द को देखिएगा, तो 20 का राइट जवाब होगा आपका स्लेट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 21 पर चलते। कह रहा है कौन सी विलग प्रकार की चट्टान है। विलग चट्टान को बताना है, तो बलुआ पत्थर, आगे देखते हैं चूना पत्थर, संगमरमर इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सी वाला है। ठीक, चलिए अब चलते हैं 22 पर। कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है। तो कायांतरित, क्योंकि इसका काया बदली गई है, याद रखिएगा। बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है। आपको राइट जवाब देना है 23 का, तो क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है, याद रखिएगा। चलिए 24 चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है बताइए। संगमरमर है, याद रखिएगा। ठीक है, 25 पर चलते हैं। 25 कह रहा है कौन सी रूपांतरित चट्टान है। नीस आपकी रूपांतरित चट्टान है, याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं 26 पर, और 26 का राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। चलिए 26 कह रहा है कौन सा कायांतरित चट्टान है। तो इसका राइट जवाब होगा संगमरमर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 27 कह रहा है नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है। तो 27 का राइट जवाब दीजिए परिवर्तित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 28 पर चलते हैं। 28 आपको देखिए, 28 पहले क्वेश्चन देखिए आराम से। ठीक है, फिर मैं आपको ले चलता हूँ कूट पर। ठीक है, चलिए पहले 28 का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब ये कूट है, पहले देख लीजिए। ठीक है, 28 का कूट आप लोगों ने देख लिया। चलिए कूट देख लीजिए जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ तब मैं लाता हूँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इस पर, अब मिलाते हैं इसको। कह रहा है स्लेट को किससे मिलाएंगे। अब तो स्लेट को कायांतरित शैल से मिलाएंगे। लिग्माइट को किससे मिलाएंगे। तो लिग्माइट को आप अवसादी शैल से मिलाएंगे। बॉक्साइट को किससे मिलाएंगे। तो बॉक्साइट को आप लौह खनिज से मिलाएंगे। और ग्रेनाइट को किससे मिलाएंगे आप। तो बना क्या 2 4 1 सॉरी 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन आपका किस में है। तो ये ऑप्शन आपको बी वाले मिल रहा है। बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। तो 29 का आपको राइट जवाब देना है। बताइए किसका निर्माण होगा। एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है, याद रखिएगा। 30 पर चलते हैं। नहीं, मैचिंग नहीं है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो राइट जवाब दीजिए बलुआ पत्थर कांग्लोमरेट, यही नहीं है, बाकी ये सारे के सारे आपके सही हैं।
ठीक है। चलिए, रूपांतरित चट्टान नहीं है, 31 का राइट जवाब दीजिए। डायोराइट नहीं है, बाकी सारी हैं, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो 32 का राइट जवाब होगा अपरदन। बाकी ताप, दबाव, घुलन ये सभी के सभी हैं, ठीक है। चलिए, अवसादी शैलों का दूसरा नाम, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है, तो वो आपका स्तरित शैल भी कहते हैं, याद रखिएगा। 34 पर चलते हैं, कौन सी रूपांतरित चट्टान है बताइए। 34 का राइट जवाब दीजिए, तो इसका राइट जवाब होगा स्लेट है, याद रखिएगा। चलिए, 35 का राइट स्लेट और संगमरमर क्या हैं, तो बताइए। 35 कायांतरित चट्टानें हैं, याद रखिएगा। 36 पर चलते हैं, निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है, तो ये आपकी ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है, याद रखिएगा। 37 रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से हुई है, तो आपकी आग्नेय और तलछटी दोनों प्रकार की चट्टानों से हुई है। 38 कह रहा है कि कौन कायांतरित शैल है, तो 38 का राइट जवाब होगा संगमरमर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 39 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है, 39 का राइट जवाब होगा ग्रेनाइट, याद रखिएगा प्यारे साथी। चलिए, 40 पर चल रहे हैं और 40 देखते हैं क्या कहता है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, क्या है, बेसाल्ट है, याद रखिएगा, क्या है, बेसाल्ट। कह रहा है किस प्रकार की चट्टान जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है, 41 का राइट जवाब होगा चूना पत्थर को। किसको, चूना पत्थर को। चलिए, 42 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है, 42 का राइट जवाब देना है, वो ग्रेनाइट है, याद रखिएगा। चलिए, कौन सा मृत शैल है आपको बताना है, 43 आग्नेय शैलों को ही मृत शैल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद चलते हैं 44 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वार्ट्जाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है, तो वो बलुआ पत्थर का है, याद रखिएगा। चलिए, 45 पर चलते हैं, कौन सी आग्नेय शैल नहीं है बताइए। पहले 45 को देखिए, आग्नेय शैल नहीं है तो ग्रेबो है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ग्रेनाइट भी है तो गलत हो जाएगा, डोलोमाइट राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है बताइए, अभी अभी बताए थे, तो वो आपका अंतर्भेदी आग्नेय शैल है, याद रखिएगा। क्या है, अंतर्भेदी आग्नेय शैल है। चलिए, 47 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और के क्रस्ट के कारण बनती है, तो 47 का राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है, वो ग्रेनाइट है, याद रखिएगा। क्या है, ग्रेनाइट। चलिए, अगला चलते हैं 48 पर, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान की विशेषता आपको बताना है, वो है शिली भवन। क्या है, शिली भवन, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हमने ज्योग्राफी के चट्टान टॉपिक से लगभग ये 48 क्वेश्चन देखे हैं। कमेंट करके आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे टॉपिक्स आपको दे दिए जाए कि जहाँ से क्वेश्चन है तो आप गलत ना करके आए। प्यारे साथियों, मेरा ये उद्देश्य है। बाकी आप सभी का प्यार और सहयोग बना रहेगा तो इस प्रकार की मेहनत लगातार चलती रहेगी। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइएगा, वहाँ इसका PDF मिल जाएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।